Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, 9th standard, subject Hindi, chapter number 15। यह एक गद्य है, इसके ऑथर है शेखर जोशी। इनका जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ था। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो लोग अपरिचित होते, जिनको हम जानते नहीं हैं, अगर हम उनसे अपनेपन की बातें, अपनत्व भरी बातों के 2 शब्द भी हम उनसे बोल लेते हैं तो वो हमारे बहुत निकट आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं। उनसे हमको बहुत अटैचमेंट हो जाता है और वह हमको अच्छे लगने लगते हैं। और तिरस्कार भरी वाणी मतलब रुद्र वाणी जो होती है, अगर हम उन लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे, जो लोग हमारे परिचित हैं, तो वो लोग भी हमें अपरिचित बना देते हैं, वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच में एक अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है। मदन नाम का एक बालक होता है और एक जगदीश बाबू एक अफसर होते हैं, वो उनके गांव का ही लड़का होता है। जब वो उनके गांव का होता है तो उन दोनों में कुछ बातचीत हो जाती है और उनकी अपनत्व भरी बातों से उन लोगों को एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाता है, वह एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। और जब उनको तिरस्कार महसूस होता है मदन को, तब उसको बहुत धक्का लगता है और जिसे हम अपना समझने लगते हैं, वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही इस दाजू कहानी में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के होलिया गाँव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। बाल श्रमिक मतलब जो बच्चे होते हैं और वो काम करते हैं, वो जो श्रम करते हैं और उनको श्रम करने पर, मेहनत करने पर जो पैसा मिलता है, तो वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो कि पहाड़ी गांव में रहता है, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। दाज्यू का मतलब होता है बड़ा भाई। वह जिस गांव में रहता है वहाँ पर दाज्यू बड़े भाई को कहते हैं, तो दाज्यू मतलब बड़ा भाई समझने लगता है। वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। एक चौक होता है, वहाँ से निकलकर जो बाई और एक बड़ा सा साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफ़े होता है, वहीं पर जगदीश बाबू ने मदन को फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाफ़ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, उसमें फुर्ती बहुत थी, और आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है।
उसकी आंखों में जो चंचलता थी और चेहरे का जो एक्सप्रेशन थे और चेहरे पे जो भाव थे और ग्लो था, उससे उसका अनुमान यही लगाया जा सकता था कि वह सिर्फ 9-10 साल का ही था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे वापस ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। जब जगदीश बाबू ने उसको एक चाय ऑर्डर की, सिंगल चाय का ऑर्डर दिया तो वह थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया और मुस्कुराकर तुरंत ही वहाँ से चला गया और तुरंत ही एक चाय हाजिर कर दी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। एकाकी मतलब अकेलापन अनुभव नहीं करता है। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, अकेलेपन में भी सब कुछ कितना पास है, ऐसा उसको अनुभव होता है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विक्षोभ या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है ना। जगदीश बाबू दूर देश से आए हुए रहते हैं, वो अकेले होते हैं, पर वो जहाँ जिस जगह पर रहते हैं वह एक चौक होता है, वहाँ पे बहुत चहल पहल होती है, पर उस चहल पहल में उनको सब कुछ अपनत्वहीन लगता है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल, सब है ना। जब हम अपने शहर से दूर चले जाते हैं तो हमको वहाँ पर बहुत अकेलापन लगता है, और अकेलापन लगता है, हम एकदम से एडजस्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमको वहाँ का वातावरण नहीं पता होता है, आसपास की जगह, आसपास के लोगों को हम नहीं जानते हैं, लोगों का नेचर कैसा है वो नहीं जानते हैं। जब तक हमें बहुत मुश्किल होती है, जब आसपास के लोगों को हम जानने लगते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वो जगह हमें सब जानी पहचानी लगने जाती है, तब हम थोड़े यूज्ड टू हो जाते हैं। उसको सब बहुत अकेलापन लग रहा था उस वक्त, और वह सब कुछ याद कर रहा था, अपने गांव के, पड़ोस के लोगों को याद कर रहा था, स्कूल कॉलेज के दिन को याद कर रहा था, और अपने कैफ़े और होटल में जहाँ पर वो बैठते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो सब चीज़ें याद कर ही रहा था, सोच रहा था बैठे बैठे। तो एकदम मदन चाय लेके आता है और बोलता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। राखदानी किसे कहते हैं? सिगरेट पी के, स्मोक करके, और जो उसका ऐश होता है, वो ऐश हम झटकारते हैं ना, वो ऐश उसमें डालते हैं, उसे राखदानी कहते हैं। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। उन्हें कुछ डाउट था और उनका जो डाउट था वो उन्होंने क्लियर कर लिया। उसने उस लड़के को पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो बोलता है मदन। तो जगदीश बाबू बोलते, अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो बोलता है, पहाड़ का हूँ बाबूजी। जगदीश बाबू बोलते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा
सा गांव किस पहाड़ में है। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। किसे? मदन को। मदन को बस इतना ही पता था कि मैं पहाड़ का हूँ, है ना, बाकी वो पहाड़ कहाँ का है यह नहीं पता था उसे। तो इस बार उसको शायद पहाड़ और जिले का भेद पता हो गया कि मैं कौन से पहाड़ का हूँ। तो वह बोलता, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। तो वो पूछता है, अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। क्यों? क्योंकि जगदीश बाबू को गरज थी इस चीज़ की कि जब उसने अल्मोड़ा बोला तो जगदीश बाबू भी अल्मोड़ा के ही रहने वाले थे। इस प्रश्न ने उन्हें संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। मतलब वो जब गांव का नाम पूछता है तो वह टाल देता है। फिर जगदीश बाबू को पूछते हैं, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, डोडिया लगो। क्या बोला उसने? डोडिया लगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। मतलब जो जगदीश बाबू अकेलापन महसूस कर रहे थे जब उन्होंने इस गांव का नाम सुना, तो उनके जो अकेलापन था वह उनको दूर लगने लगा और वह खुश हो गए। और जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, निकटवर्ती मतलब उस गांव के पास वाले गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। जब जगदीश बाबू ने मदन को ये बताया कि मैं भी तुम्हारे गांव के पास वाले गांव का रहने वाला हूँ, तो मदन खुश हो गया। वह इतना खुश हो गया कि उसे लगा कि उसके हाथ में जो ट्रे है वह भी गिर जाएगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। वह कुछ बोलना चाह रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा मीन्स माँ, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन और दाजी मतलब बड़ा भाई। जब उसे ये सब बात करने लगी जगदीश बाबू तो उसे अपने गांव की याद आ गई। वो अपने अतीत को याद करने लगा। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजियों, हाँ दाजियों। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया दिखी? दाजियों की। दाजियों मतलब बड़ा भाई। वह जगदीश बाबू को क्या समझने लगा? अपना बड़ा भाई, और वह उसे यही दाजियों नाम से ही संबोधित करने लगा। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजियों जय हिंद। दाजियों आज तो ठंड बहुत है। दाजियों क्या यहाँ भी यूँ हिम पड़ेगा? वह ऐसा बोलता है, दाजियों क्या यहाँ भी यूँ पड़ेगा? यूँ मतलब हिम मतलब बर्फ़। दाजियों आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन इस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से ही पहले वहां पहुंच जाता। मतलब उस जो कैफ़े में जिसमें मदन काम करता था वहां पर सब मदन को किस नाम से बुलाते थे? बॉय नाम से। उसको कोई भी बॉय बोलता तो वो तुरंत उसकी टेबल पर ऑर्डर के लिए हाजिर हो जाता था। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजियों कोई चीज़? बोलता, पानी लाओ। लाया दाजियों। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। मतलब दाजी को उससे बहुत अटैचमेंट हो गया और वह उसको जो भी बोलता वो तुरंत लेकर आता और बार बार दाजियों, हाँ दाजियों जी, दाजियों ऐसे करके बोलता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजियों कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियों दाजियों बोलता था, है ना। थोड़े दिन में क्या हुआ, जो जगदीश बाबू थे उनका अकेलापन दूर होने लग गया, वहाँ का उनको माहौल अच्छा लगने लग गया, वहाँ के रंगों में वो रंगने लग गए। पर ये जो मदन बार बार दाजियों दाजियों कहता था वह उनको अब अच्छा नहीं लगता था। फिर वो मतलब मदन दूसरी टेबल किसी और टेबल पे होता ना तो वहाँ से भी दाजियों दाजियों करके ही वह उसको बोलता था। तो वह जगदीश बाबू बोलते, मदन इधर आओ। तो बोलता, आया दाजियों।
दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज़ धार के आगे न टिक सकी, मतलब उनमें अहम आ गया और वह नहीं टिक सकी। दाज्यू बोलता है, दाज्यू चाय लाओ। मदन बोलता है, दाज्यू चाय लाओ। तो जगदीश बाबू बोलते चाय नहीं। लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। क्रोध के कारण मतलब जगदीश बाबू ने उसको डांटा और उसको ऐसा कहा, ये क्या दाज्यू दाज्यू लगा रखा है तुमने? तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का, किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? और जगदीश बाबू ऐसा क्रोध से तमतमा उठे और शब्दों पर उनका अधिकार नहीं रहा, मतलब उनको कुछ समझ नहीं थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं? वह मदन को ऐसा बोलते, प्रेस्टीज का मतलब तुझे समझ में आएगा कि नहीं? यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया। वह क्या बोले मदन को, मदन तुम्हें प्रेस्टीज का मतलब भी समझ में है कि नहीं? और वह मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था, है ना। मदन जब दूर गांव से यहाँ पर आया था और जब उसको पता चला कि ये भी मेरे गांव का ही है, तो मदन को जगदीश बाबू से बहुत अटैचमेंट हो गया था। और जब जगदीश बाबू ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसको बहुत धक्का लगा, बहुत वो टेंस हो गया था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल से बलपूर्वक खींच लिया। मतलब उसके पापा और उसकी मम्मी, उसकी बहनों, उसको ऐसा लगा कि मैं उनकी बाहों में सिमटा हुआ हूँ और किसी ने मुझे वहाँ से ज़ोर से खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा, मतलब मदन जैसा पहले काम करता था वह वैसे ही काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। दूसरे दिन वह कैफ़े जा रहा था, कौन? जगदीश बाबू। जब कैफ़े जा रहे थे तो जगदीश बाबू की भेंट, मतलब जगदीश बाबू किससे मिले? उनके बचपन के जो फ्रेंड थे हेमंत से हो गई। और कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो, है ना। जगदीश बाबू ने मदन को इशारे से बुलाया और जगदीश बाबू ने क्या फील किया कि वह उससे दूर दूर रह रहा है मदन। और फिर दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया, मतलब एक बार जब बुलाया तो वो नहीं आया, परंतु जगदीश बाबू ने उसको दूसरी बार बुलाया तभी मदन उनके पास आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान नहीं थी और नहीं उसने क्या लाओ दाज्यू कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी और उसने ऐसा भी नहीं कहा कि दाज्यू मैं क्या लेके आऊँ तुम्हारे लिए, ऐसा भी उसने कुछ नहीं कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। मतलब जब जगदीश बाबू ने उसको ऐसा कहा कि 2 चाय लाओ 2 ऑमलेट लेके आओ और ऐसा कहा, तब भी उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं लेके आता हूँ दाज्यू। उसने क्या कहा कि लाया साहब, ऐसा कहकर वहाँ से चल दिया। और दोनों में कैसा व्यवहार होने लगा जैसे दोनों अपरिचित, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत जो कि जगदीश बाबू का फ्रेंड है, उसने ऐसा अनुमान लगाया और ऐसा पूछा, शायद पहाड़िया है मतलब पहाड़ पे रहने वाला है ये। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मतलब जगदीश बाबू ने ऐसा रूडली उसको कह दिया कि हाँ, और वो टॉपिक ही उन्होंने चेंज कर दिया। फिर मदन चाय ले आया था और फिर क्या नाम है तुम्हारा लड़के,
हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। हेमंत ने भी उसको यही पूछा, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? तो कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। मतलब टेबल पे क्या हो गया, एकदम गंभीर मौन छा गया, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ दादी मतलब जगदीश बाबू और मदन को ही पता था। हेमंत को तो कुछ पता ही नहीं था और हेमंत भी उससे इसी तरह की बातें करने लग गया था। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। विगत मतलब जो गए दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब मदन की आंखों में के सामने घूमने लगा। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, मतलब वो ये सोचने लग गया, फिर दादाजी आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ये सब बातें उसको घूमने लग गई, याद आने लग गई। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। जगदीश बाबू ने क्या करा, आंखें उठाई और आंखें उठा के सीधे मदन को देखने लगा और उसको ऐसा लगा कि मदन अभी गुस्सा हो जाएगा बहुत और कुछ कुछ बोलने लग जाएगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। उसने क्या कहा कि मुझे बॉय कहते हैं। उसने अपना नाम मदन नहीं बताया हेमंत को। उसने क्या बताया कि यहाँ पर मुझे सब लोग कैफ़े में बॉय कहते हैं। तो उसने हेमंत को भी यही बताया कि बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। संक्षिप्त मतलब छोटा सा, एकदम छोटा सा जवाब देकर वह चला गया, मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW। नेक्स्ट एक्सरसाइज शब्दार्थ। शफ़ाक मीन्स उजली, मीनू मीन्स व्यंजन सूची, निसंग मीन्स अकेला, जनश दम मय मीन्स शोरगुल युक्त, हिम मतलब बर्फ़, यू मतलब भी बर्फ़ और अहम मतलब घमंड और प्रेस्टीज मतलब इज्जत और वेदना मीन्स पीड़ा। Next exercise we learn in next lecture. Thank you.